अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, एक आपने नाम सुना होगा डबल शाह का, और ये इसको आप फाइनेंस मॉडल जो ऐसी स्कीम्स का होता है कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे। आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी आप अगर 10 रुपये डालने हैं तो आपको 20 रुपये मिलेंगे, या आप इसमें पैसा डालेंगे तो आपको महाना इतना फ़ीसद मुनाफा मिलेगा फिक्स, या कोई लमसम अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगी। इस तरह की कई स्कीम्स इससे पहले भी हम अनकवर कर चुके हैं इस प्रोग्राम में। अब आज जो मामला हुआ है, इस वक्त अहम गिरफ्तारी हुई है एक शख्स, इसका नाम है सैफुर रहमान नियाजी। मैं इस शख्स की डिटेल्स पे और स्कीम पे आने लगा हूँ और बड़ी डिटेल में आपको बताने लगा हूँ कि ये स्कैम आखिरकार हुआ किस तरह, क्योंकि हम पहले आपको समझाते हैं कि मामला आखिर है क्या, मामला किस तरह हुआ, और फिर इस पर नैब ने क्या किया, आज अदालत में जो कार्रवाई हुई मौजूद अदालत में वो क्या हुई, और उसके बाद इसकी जो बेल रिजेक्ट हुई, अरेस्ट हुआ। और सैफुर रहमान नियाजी, जिस तरह हम सारे प्रोग्राम करते हैं आपको बताते हैं, तो पहले आपको बताएं कि हमने इनसे रब्ता पहले भी किया था सवालनामे की सूरत में। आज हमने खैर इस पहले उनके लॉयर से भी मौक़िफ़ लिया है, जो ऑनरेबल उनके लॉयर हैं उनका मौक़िफ़ भी आपको सुनाएंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं कि इस तरह की जो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि इनका जो फाइनेंस मॉडल होता है उसको कहते हैं पिरामिड स्कीम, एक तरह से आप कह सकते हैं। ये किस तरह मैं कह रहा हूँ पिरामिड स्कीम होती है, इसके मायने क्या हैं इस इस्तिलाह के, ये आप आगे चल के समझाते हैं। ये जो इस वक्त कोरोना वायरस के दिन थे जब लॉकडाउन लगा, तो उस दौरान हमने देखा कि ऐसी स्कीम्स जो हैं घर बैठे मुनाफा कमाओ, लोग घरों पर थे, तो हमने देखा बहुत से कंपनीज और इतना मुनाफा कमाने लगी, यानी 240% तक प्रॉफिट्स मैंने देखा ऐसे ऑनलाइन बिजनेसेस और पता नहीं कंपनीज शुरू हो गई। बहुत से लोगों ने लीगल लेजिटिमेट कामों में पैसा भी लगाया, कोई क्रिप्टो में चला गया, कोई ऑनलाइन कुछ करने लगा, लेकिन बहुत सी जगहों पर ऐसी स्कीम्स आने लगी कि आप घर बैठे इतना मुनाफा कमाएं, इतना पैसा डाल दें तो इतना पैसा मिलेगा। इसी तरह से ये B4U ग्लोबल के नाम से एक कंपनी आई सामने। इस कंपनी ने 6 इन्वेस्टमेंट प्लान्स, इस वक्त अभी भी इनकी वेबसाइट है आप जाके देख सकते हैं, तो 6 इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो है इस वक्त इस अपनी वेबसाइट पे रखे कि आप इनके ज़रिए हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट या हमारी जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट अपनी सरमायाकारी हमें दे सकते हैं। इन प्लान्स के अंदर 6 प्लान्स के अंदर जो अमाउंट है उसका फ़र्क है, यानी मिसाल के तौर पर जो सब में कम जो स्कीम है टिफैनी जिसका नाम है, उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट $50 है, और सब में ज़्यादा जो सब में छठा प्लान है जो सब में भारी है वो तकरीबन $50,000 उसकी इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जिसमें रिक्वायर्ड होती है। तो आप समझ सकते हैं कि $50 से लेके $50,000 के मुख्तलिफ प्लान्स इन्वेस्टमेंट के इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, और इन स्कीम की पॉपुलैरिटी बड़ी मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि कोरोना के दिनों में, यानी जून 2020 में जब ये 1 लाख इसकी इन्वेस्टर बेस थी, ये बढ़कर तकरीबन 4.5 लाख हो गई। 1 लाख से 4.5 लाख इन्वेस्टर्स आ गए। तो अगर आप इसको ज़र्ब दे दें, मिसाल के तौर पे किसी ने मिनिमम $50 भी लगाए हैं, यानी $50 भी इन्वेस्टमेंट की थी इसमें, और अगर वो तादाद 4.5 लाख से आप ज़र्ब दे दें तो यही तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख या 2 करोड़ 30 लाख डॉलर बनते हैं, 2 करोड़ 30 लाख डॉलर्स बनते हैं जो इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुकी है। अगर मिनिमम वाले प्लान पे भी अगर हम जाते हैं, टिफैनी जो मैं कह रहा हूँ $50 वाला, और उस हिसाब से हम देखें कि 4.5 लाख सरमायाकारों ने $50 इसमें लगा दिए कि महाना इसमें आमदनी मिलेगी, तो तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख डॉलर इस स्कीम पर लग गए। रकम तो बहुत ज़्यादा है, नैब के ज़राए ने कोर्ट में भी बताया था, और नैब बता रही है कि तकरीबन 116 अरब रुपए 116 अरब रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट हो चुके हैं, जो फ्रॉड हुआ है पूरा मुबैना तौर पे। 116 बिलियन रुपीस का इस वक्त जो है ये मामला मेगा स्कैम है। तो 6 स्कीम्स हैं। अब इन स्कीम्स में इसका थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर सुना देते हैं, क्योंकि मैं जैसा कहता पिरामिड स्कीम जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इन स्कीम्स में होता ही है कि जो डबल शाह स्कीम आप कह सकते हैं, आसान हुर्फ़े आम में पिरामिड स्कीम कह सकते हैं, इसमें जो आपकी सरमायाकारी होती है, यानी जो पैसा आप लगाते हैं स्कीम के अंदर, वो आपसे पहले वाले शख्स का मुनाफा होता है। यानी आप मिसाल के तौर पे एक चेन मनी होती है, आप अपने साथ किसी और को लेकर आए, अपने आपने रेफ़र किया अपने किसी दोस्त को, अगर उसने 10 रुपये डाले तो ये 10 रुपये आपका मुनाफा होगा, जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा वो आपका मुनाफा होगा, यानी जो सरमायाकारी आ रही होगी वो पिछले जो आगे शख्स होगा उसका मुनाफा होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये 6 प्लान्स हैं, इनमें से एक प्लान को हम उठाते हैं, मैंने इस पर स्टडी किया, ब्लू मून एक प्लान है मिसाल के तौर पर, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है, यानी इसमें जो कम से कम सरमायाकारी है $700 है। अगर आप $700 इन्वेस्ट करते हैं इसमें एज एन इंडिविजुअल, अपने $700 इन्वेस्ट करते हैं स्कीम में, ये स्कीम जब आई B4U की तरफ से, तो तकरीबन आपको 12% जो है इस वक्त है मुनाफा इस पर मिलेगा। और इस में अगर इसमें जो पहला लेवल है, ये पहला लेवल है। अगर आपको लेवल 2 पे जाना है, अगर आपको लेवल 1 से लेवल 2 पे जाना है और अपना मुनाफा 12% से 18% करना है, तो फिर आपको 10 इन्वेस्टर्स और लाने होंगे, यानी अपने 10 जानने वालों का एक नेटवर्क बनाना होगा, और उनके भी 700 यानी तकरीबन जो है 700 को ज़र्ब दें आप 10 से तो $7,000 आपको उनके भी लाने होंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आप सबकी हो जाएगी 11 लोगों की $7,700।
$7,700 जब आप लेकर आ जाएंगे, 10 जानने वालों के पैसे भी लेकर आ जाएंगे, तो आप लेवल 2 पे आ जाएंगे। इस पे आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा, एक एंड्रॉयड फोन आपको गिफ्ट में मिलेगा, आपका स्टेटस सिल्वर से गोल्ड हो जाएगा, यानी आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, आपको एक गिफ्ट भी मिल जाएगा, और आपका जो रिटर्न है वो 12% से बढ़कर 18% हो जाएगा। आप लेवल 2 पे आ जाएंगे। फिर लेवल 3 भी था इसके अंदर, यानी अगर वो जो 10 लोग हैं वो और 10 लोग लेकर आ जाएं अपने नेटवर्क में, यानी 10 ज़र बाय 10 100 लोग और आ गए, और वो भी $700 लेकर आ गए, तो फिर ये लेवल 3 पे आप चले जाएंगे और आपकी जो रिटर्न है वो 20% हो जाएगा। यानी इसमें सिर्फ पैसा डबल हो रहा होता है, लोगों का जो पैसा आ रहा होता है वो आने, जो पुराना शख्स होता है उसका मुनाफा होता है, और इन्वेस्टर्स का काम ही होता है कि वो लोगों को घेर घेर कर लेकर आते रहे, और पैसा जब तक आता रहता है जब तक तो स्कीम चलती रहती है, यानी जब तक आप नए इन्वेस्टर्स घेरते रहते हैं। मैं स्कीम के अंदर तो मैं हैरान हो गया देखकर, मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखी जिसमें लोग बाकायदा बसों में खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं कि मैंने अपना, यानी इन्वेस्टर्स को घेरने के लिए, इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, वही ऐसी ऐसी बातें करते हैं, शादी में बैठे हैं, ब्याह में, तो बोलते हैं जी हमने अपना घर बेचा 1 करोड़ रुपए के अंदर, हमने महीने के 15 लाख रुपए हम कमा रहे हैं। अब जो सुनने वाला है वो कहता है 15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, आखिरकार ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट स्कीम है? उसने जाके अपना घर बेचा, उसने 1 करोड़ रुपए डाल दिए। तो इस तरह से आप अगर इन्वेस्टर्स बढ़ाते रहते हैं तो ये स्कीम चलती रहती है, और हर इन्वेस्टर का काम ये होता है कि वो दूसरा इन्वेस्टर पकड़ के लाए, और यही स्कीम में हो रहा था। मैंने बहुत से फुटेजेस वीडियोस देखे जहाँ B4U ग्लोबल के तौर पे लोग बहुत से नेटवर्कर बन गए और इन्वेस्टर्स को घेर घेर के लाने लगे। इस तरह से आप लेवल 1 से लेवल 2, अच्छा लेवल 3 के ऊपर आपको गाड़ी भी मिलती है तोहफे में, अगर आप 10 इन्वेस्टर्स लाएं और वो 10 इन्वेस्टर्स और 10 इन्वेस्टर्स लेकर आ जाएं, हर आदमी 10-10-10, तो आपको एक 800 सीसी की गाड़ी भी गिफ्ट में मिलेगी, आप गोल्ड स्टेटस पे चले जाएंगे। तो ये पूरी स्कीम जो है ये लॉन्च की गई, और इसके जरिए अरबों रुपए, 116 अरब रुपए जो आपको समझाया मैंने, ये पिरामिड स्कीम, डबल शाह स्कीम के जरिए 116 अरब रुपए तकरीबन 4 लाख लोगों के, 4 लाख मुतासरीन इन्वेस्टर्स के इस वक्त बटोर लिए गए। अच्छा, विड्रॉल की भी कुछ कंडीशंस में रख दी गई। मैं इनकी स्टडी कर रहा था तो उसमें लिखा था कि 6 महीने से पहले आप प्रॉफिट नहीं ले सकते थे, और मुख्तलिफ कंडीशंस जो हैं इस वक्त आपको नए इन्वेस्टर्स लाने होंगे। ये तमाम स्कीम्स नाज़रीन जब तक चलती हैं, आपको जो जहन में रखना है, क्योंकि इनके बारे में SECP की प्योर साफ बिल्कुल गाइडलाइंस हैं, इनके ऊपर NAB काफ़ी तहकीकात कर चुका है, इन्वेस्टिगेशंस के ज़रिए ऐसे लोगों को बेनकाब कर चुका है, मुख्तलिफ इदारे काम करते रहते हैं। तो इनका एक स्ट्रक्चर साफ यही होता है कि जब तक इनके बारे में किसी पब्लिकेशन में शाया नहीं होता, या जब तक इनके बारे में किसी इदारे की प्रेस रिलीज नहीं आती, यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको एक प्रेस रिलीज दिखाता हूँ, SECP की प्रेस रिलीज, SECP की प्रेस रिलीज आने के बाद से इस इदारे को, यानी ऐसे मॉडल्स को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब SECP जैसा इदारा बोल देता है, जैसे SECP ने अपनी प्रेस रिलीज में बोल दिया कि ये जो B4U ग्लोबल ये जो स्कीम ला रही है इन्वेस्टमेंट वाली, ये गैर कानूनी है, इसमें पैसा ना लगाएं, SECP ने क्लियरली कह दिया, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी प्रेस रिलीज है। तो इसके बाद ऐसी स्कीम्स को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, यानी नया इन्वेस्टर जब वो देख लेता है, अगर वो थोड़ा भी इल्म रखता है, वो जाके सर्च करता है कंपनी के बारे में, वो देखता है जी SECP ने इतना बड़ा एक पूरा उर्दू में इंग्लिश में प्रेस रिलीज लिखी हुई है कि ये जो रकम बटोर रहे हैं ये गैर कानूनी है, इनका इख्तियार नहीं है, इनके पास मुदारबा का लाइसेंस नहीं है, रजिस्टर्ड कंपनी इस तरह से नहीं है कि ये काम कर सकें। तो उसके बाद फिर इन्वेस्टर्स गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैं इस सिलसिले में आपको दिखाऊंगा सैफुर रहमान न्याजी साहब जैसे लोग जो होते हैं, फिर इन लोगों को मुख्तलिफ सियासतदानों की मदद लेके, यानी उनके साथ फोटोएं खिंचवा के, मैं नहीं कह रहा मदद करते हैं वो, उनके साथ फोटोएं खिंचवा कर डालनी पड़ती हैं अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर, ये दिखाने के लिए कि हाँ जी हम बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, आप एतबार ना खोएं हमारा। जैसे सैफुर रहमान न्याजी साहब ने कहीं पुरानी कोई फोटो इमरान खान साहब के साथ डाल दी, अपनी वज़न साहब के साथ पुराने ज़माने की, और यूसुफ गिलानी साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म उनके साथ डाल दी, अमीनुल हक साहब के साथ मैंने एक फ़ोटो देखी, आफ्ताब जहांगीर जो PTI के MNA उनके साथ एक मैंने फ़ोटो देखी। तो ये ऐसे लोगों को फिर ऐसी पिक्चर्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं ताकि अपना इन्फ्लुएंस अपनी लॉबी के अंदर कायम रख सकें कि आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा, आप फिक्र नहीं करें, SECP ने ऐसी कह दी और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी सब कुछ ऐसे इन गेम्स में होता है, ये भी एक निशानी होती है जो आपको सामने रखनी होती है। सैफुर रहमान न्याजी साहब की अपनी प्रोफाइल अगर आप देखें तो उनके एजुकेशन के बारे में एक जगह लिखा है कि उन्होंने मलेशिया से टेक्नोलॉजी में कुछ किया हुआ है, एक जगह लिखा है कि उन्होंने MA इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है, एक जगह लिखा है कि उनका 25 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, हालांकि वो तकरीबन 5 साल या 6 साल का मुश्किल से एक्सपीरियंस है, उससे पहले कुछ और करते थे। तो उनकी अपनी प्रोफाइल ही ड्यूबियस है बड़ी, और कोई भी अगर रिसर्च करता है इन्वेस्टमेंट से पहले तो वो देखे कि तमाम चीज़ें कि जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ आखिरकार क्या है। तो ये तो कट्टा चट्टा ये पूरा इस वक्त ऐसी जो पूरी इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या थी B4U ग्लोबल, ये तमाम चीज़ें बहुत सी, और मैंने इस वक्त जो इनके मामला देखे तो अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने बार बार दावे किए, इन्होंने कहा जी मेरी फॉरेन में कंपनीज़ है, वो कंपनीज़ क्या हैं ये तफसीलात नहीं पता। SECP के रिकॉर्ड में जाकर अगर आप देखें तो इनके ऑडिटर आपको नहीं मिलेगा, एनुअल जनरल मीटिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। इन्होंने
एक और दावा किया था आज कोर्ट में, जब ये गिरफ्तार जब इनकी हुई, जमानत खारिज हुई, तो उस वक्त भी ऑनरेबल कोर्ट ने, ऑनरेबल जजेस ने सवाल पूछा कि आप टैक्स कितना अदा करते हैं, यानी सैफुर रहमान कितना टैक्स अदा करता है। एग्जैक्ट जो सवाल पूछा गया था कि सैफुर रहमान न्याजी कितना टैक्स अदा करता है, तो उधर भी यही जवाब आया जी कि मुलजिम सैफुर रहमान न्याजी जो है टैक्स गोशवारों के मुताबिक तनख्वाहदार मुलाजिम है। तहम जो एक और दावा था क्रिप्टो करेंसी का, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन सैफुर रहमान न्याजी खुद दावा क्या करता था जब अपने फॉलोअर्स में खड़ा होता था कि मैं कितना टैक्स देता हूँ, ये भी मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने एक शॉर्ट उनका निकाला है, ऑडियो आप सुने जरा, कि इसमें वो कहते हैं कि मैं तकरीबन 50 लाख रुपए टैक्स देता हूँ। जरा सुने क्या कहा था उन्होंने, लेट्स से दिस। यहाँ पे हम तो एक नीति से कर रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना चाहते, मैंने अपने 50 लाख के टैक्स भरे। हम 50 लाख रुपए टैक्स देते हैं जी, वो कहते हैं मैं 50 लाख रुपीज़ जो इस पर मैं टैक्स दिया, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने 2018-19 की डायरेक्टरी देखी थी, तो उसमें उनके NIC नंबर के हिसाब से टैक्स जो उनके रिटर्न्स जो उनकी फाइल किए उन्होंने, इनकम टैक्स जीरो था, सेल्स टैक्स में उनका कोई रिकॉर्ड है नहीं, वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब अगर वो इतना मुनाफा लोगों को दे रहे थे तो फिर वो अपना मुनाफा इनको जो हो रहा था या नहीं हो रहा था वो शो क्यों नहीं टैक्स में हो रहा था। 50 लाख जो उन्होंने टैक्स दिया, कंपनी ने दिया, उन्होंने दिया, कोई तफसीलात इस बारे में नहीं मिली। और भी बहुत से दावे किए, कैब सर्विस, इसके अलावा शुगर मिल लॉन्च करूंगा, इसके अलावा सीमेंट फैक्ट्री लॉन्च करूंगा, स्टील मिल लॉन्च करूंगा, पाकिस्तान सुपर लीग की 2 फ्रेंचाइजेस में 50 से 70% फ्रेंचाइज खरीद लूंगा। एक वीडियो में कहा कि मैं जहाज की कंपनी यानी एयरलाइन लॉन्च कर रहा हूं। एक वीडियो में यह भी कहा कि मैं जहाज यानी एयरलाइन लॉन्च करने जा रहा हूं PIA के टक्कर पे। तो इस तरह के दावे इनकी मुख्तलिफ वीडियोस में आपको मुसलसल मिलेंगे। और इससे पहले कि मैं नैब की तहकीकात में आऊँ, क्योंकि आज मौजूद अदालत में मैंने जिस तरह कहा कि ज़मानत खारिज हुई और गिरफ्तारी हुई इनकी, तो नैब की कार्रवाई से पहले कि नैब किस तरह आगे बढ़ रहा है, आज हमने उनके ऑनरेबल लॉयर से बात की। उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया इस बारे में पहले आपको सुना देते हैं, ताकि हम आपको बताएं, जिस तरह हम एथिकली जर्नलिज्म कर आपको बताएं कि उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ आया। लतीफ़ खोसा साहब जो उस वक्त साबिक़ गवर्नर पंजाब भी हैं, उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ आया था इस केस के बारे में, आज की कार्रवाई के बारे में और सैफुर रहमान न्याजी के बारे में। लेट्स से दिस आल्सो। ठीक है, प्री अरेस्ट नहीं हुई आज, वो ठीक है, अरेस्ट के बाद उनकी बेल हम अप्लाई करेंगे, बाकी मेरिट है वो देखेंगे। वो उनकी नीयत मुझे तो कोई ऐसी बुरी नहीं लगती थी, कोई उनके खिलाफ दरखास्त लेकर नहीं आया, कोई उनके खिलाफ नालिश लेकर नहीं आया, किसी को शिकायत नहीं थी। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर पाकिस्तान में कोई बंदा जो है किसी शख्स को उसकी जो है वो उसको एक किस्म का इंसेंटिव फराहम करता है, उसको प्रॉफिट देता है, उसकी जो है वो तरक्की और तरवीज की तरफ बढ़ता है। 6000 उसने मुलाजिम था, अब तो जाहिर है कि तबाह कर दिया है। पहले इन्होंने ताज कंपनी इसी तरह तबाह की, फिर उस कोऑपरेटिव को तबाह किया। ना ये खुद करती हैं हुकूमत वाले लोग और ना ये किसी को करने देते हैं। अगर वो कर रहा था तो किसी को शिकायत नहीं थी। और जब उसको इन्होंने बावजूद पहले SCCP ने उन पे जुर्माने किए, उसके बाद जो FIA शुरू हो गई, फिर नैब शुरू हो गई। तो इस तरह तो इस मुल्क में कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता। और जो कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं, जो बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए बजाय इसके कि आसानियां फराहम करें, अगर उसको इस तरह से उन्होंने इस मुल्क में जो है कोई खिदमत करने आता है, वो वतनी के जज्बे से आता है, किसी लोगों को रोजगार के लिए आता है, और अगर उसे इस तरह होता है तो कौन इस मुल्क में अपना सरमाया लेकर आएगा, अपनी एक्सपर्टीज लेकर आएगा, अपनी खिदमत सर्व करेगा, ताकि वो इज्जत सादात भी गई, फिर अंदर भी हो, और फिर जो है इतनी बड़ी खबरें भी लगे। और खान तो ये उनका डिटेल मौक़िफ़ आपने सुना। कंप्लेंट्स की जहाँ तक उन्होंने बात की, मेरे पास है कंप्लेंट जो इस वक्त नैब लाहौर को भेजी गई है। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं इस वक्त के, जो लोगों ने कंप्लेंट्स किए हैं। और भी लोग हैं जो हमसे भी रब्ता कर रहे थे मुसलसल, जो कंप्लेंट्स की सूरत में है, जिनको विड्रॉल्स नहीं मिल रहे, क्योंकि इस कंपनी ने कहा था कि 60% क्रिप्टो करेंसी में हमारा ट्रेड है। उस दावे के बारे में भी वकार ज़का साहब और राफे बलोच और दीगर एक्सपर्ट्स की मैंने ओपिनियन सुने हैं। वो कहते हैं कि उनकी कॉइन जो उन्होंने लॉन्च की थी क्रिप्टो पे ब्लॉकचेन में, वो ब्लॉकचेन में थी नहीं, वो फेक थी। एक क्वेश्चनर भी हमने सैफुर रहमान साहब को भेजा था, वो भी आपको दिखाते हुए ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। नैब क्या कहता है इस बारे में, ये आपको बताएंगे एक्सक्लूसिवली। नैब के कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अहम हक़ाइक़ रखे हैं, जो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं। B4U नामी कंपनी, आज गिरफ्तारी हुई सैफुर रहमान न्याजी की। नैब के डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि ये तकरीबन 20 कंपनीज ऐसी थीं, और मेरे पास उन कंपनीज की फहरिस्त भी है जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो नैब ने मुख्तलिफ खतूत लिखे हैं इन कंपनीज के शवाहिद और मुख्तलिफ रिकॉर्ड हासिल करने के लिए। और तकरीबन 70 बैंक अकाउंट्स थे, जो तकरीबन 4 लाख मुतासरीन हैं
जो ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट कर चुके थे और 116 अरब रुपए इन्वेस्ट कर चुके थे। जो नैब ने मुख्तलिफ इस वक्त हवालों से खतूत और तबादले किए, जो सब में लेटेस्ट जो इनका कॉरेस्पॉन्डेंस है सितंबर 2021 का, मैं वो स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा, कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि सारे सवालनामा जो क्वेश्चंस हैं वो चीज़ें नहीं दिखाता। तो उसमें पूछा यह गया था सैफुर रहमान से कि आप तमाम इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स और मेंबर्स जो B4U ग्रुप के आपके हैं ग्लोबल के, उनकी फहरिस्त फराम करें। ये बताएं कि कितनी डिटेल है उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने कलेक्ट की है तमाम मेंबर्स से। आप ये बताएं कि तमाम बैंक अकाउंट जो B4U ग्लोबल या SR ग्रुप ऑफ कंपनीज यूज़ कर रहे हैं उसकी तमाम तफसीलात बताएं। उन्होंने ये भी पूछा नैब ने कि डिटेल बताएं उन तमाम प्रॉफिट की जो आपने अपने मेंबर्स को दिया, B4U ग्लोबल के तमाम मेंबर्स को जो दिया, और इसके अलावा तमाम जो गाड़ियां परचेज करी, खुद खरीदी या कंपनी ने खरीदी, उनकी तफसीलात भी फराम करें। ये भी पूछा गया कि तमाम प्रोजेक्ट्स जो आपकी कंपनी के तहत चल रहे हैं, यानी कैब सर्विस, जहाज़ और पता नहीं जो चीज़ें आप कर रहे हैं मुख्तलिफ, वो तमाम की डिटेल्स फराम किया जाए। ये भी पूछा गया कि तमाम लीडर्स और डायरेक्टर्स, ये बड़ा अहम है कि जो और जो मुतासिर हमसे भी राब्ते में हैं, वो दो बातें कह रहे हैं कि हमें ये बताया गया था कि 60% जो इन्वेस्टमेंट थी वो क्रिप्टो करेंसी में थी, यानी वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में थी। तो वो कहते हैं अब ये कहा जा रहा है कि नैब ने हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं और इस वजह से हम आपको रकम विड्रॉ करके नहीं दे सकते। तो लोग कह रहे हैं कि हमें तो ये कहा गया था कि सिर्फ 40% बिजनेस ही है, 60% तो क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है, तो उसमें विड्रॉल में क्या मसला है? वो तो USDT में विड्रॉ करें या जैसे भी आप विड्रॉ करना चाहते हैं और हमें ट्रांसफर कर दें पैसे। मुख्तलिफ ऐप्स आती हैं, एक्सचेंजेस, उसके थ्रू, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात वो ये सवाल उठा रहे हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कहते हैं कि हमें जो बेसिकली हमें लेकर आए इसमें, यानी जो नेटवर्क्स बनाए गए थे, मैं आपको बता रहा था ना कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के एक ग्रुप होता है, वो 10 को लेकर आता है, फिर उन 10 को टास्क दिया जाती है कि 10 को और लेकर आए। तो जो ग्रुप लीडर्स हैं उनको भी पकड़ा जाए। जो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ सैफुर रहमान नहीं बल्कि लीडर्स जो थे मुख्तलिफ, जो लोगों को लेकर आते थे और ज़्यादा, उनको भी पकड़ा जाए और नैब गिरफ्त में ले। इसके अलावा तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल मांगी है नैब ने, कंप्लीट एक्सेस डेटा और सॉफ्टवेयर्स ऑफ जो ग्लोबल वेबसाइट है उनकी, उसकी एवरी डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन द लास्ट इन योर 41 बैंक अकाउंट्स। इसके अलावा इनकम टैक्स रिकॉर्ड ऑफ योर सेल्फ, जिस तरह मैंने कहा आज कोर्ट में भी सवाल हुआ था ऑनरेबल कि आपका क्या टैक्स रिकॉर्ड है, और इस बारे में उन्होंने खुद जो दावा किया था 50 लाख रुपये मैं आपको सुना चुका हूँ। डिटेल ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाई यू इन योर पर्सनल कैपेसिटी और थ्रू और एनी ऑफ योर कंपनीज, डिटेल ऑफ एनी ऑल सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाई यू इन पर्सनल कैपेसिटी, तमाम तफसीलात मांगी गई। अल्ताफ वानी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, साबिक DG नैब में प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। वानी सर, फरमाइएगा कि इस तरह की स्कीम्स के बारे में पहले तो क्योंकि अवाम उन्नास को SECP ने आगाह किया इसी स्कीम के बारे में कि इसमें ना पैसा डालें, फिर भी लोगों ने पैसा लगा दिया कि रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं। घर बेच के लोगों को बोला गया आप डाल दें, 15 लाख रुपये महीना मिलेंगे, 20 लाख रुपये महीना मिलेंगे। क्या प्ली बार्गेन की तरफ जाएगा मामला, जो बज़ाहिर लगता है इसी तरह होता है मामलात में? बहुत शुक्रिया शिफान खान हैविंग मी विद इन योर प्रोग्राम। देखिए, ये मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 1980s से ये मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान में कि डिफरेंट स्कीम्स के ज़रिए लोगों को जो है वो ल्योर इन किया जाता है, उनको लालच दी जाती है हाई रेट ऑफ रिटर्न की। और चूँकि हम लोग जो हैं वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, तो हमारी आवाम ये कोशिश करती है कि ये इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करे और अल्टीमेटली उनको इस तरह के एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है कि पता चलता है कि जी ये सारे के सारे जाली हैं। और इसमें ये मुदारबा स्कीम जो वहाँ पिंडी वगैरह में चलाई गई थी, इस तरह कराची में 2-3 स्कीमें चली और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें ये सिलसिले चलते रहे हैं। असल में चूंकि इसमें सबसे अहम तरीन मसला ये होता है कि जो अवाम की रकम है, जैसे आप बता रहे हैं कि इस केस के अंदर कोई 20 बिलियन रुपीस के करीब जो है वो 116 अरब पैसे अवाम ने लगाए हैं। 116 अरब रुपए आप कह रही हैं, 16 अरब के करीब पैसे अगर लगे हैं इसमें, तो असल बात ये होती है कि पैसे कैसे रिकवर किए जाएं। और आपको पता है कि नैब का कानून जो है वो यही एक कानून है जिसमें आपको रिकवरी का एक बेहतरीन लीगल तरीका दिया जाता है। तो मुमकिन है आगे जाकर जो है, जब ये एक दफ़ा नैब अपने इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए सर्टेन कर लें कि इनके पास क्या एसेट्स हैं और उन्होंने पैसे कहाँ जो है वो पार्क किए हैं, तो उसके बाद जो है वो यही कोशिश की जाए कि इनसे ये पैसे निकलवाए जाएं और जो अवाम उन्नास हैं उनको उनके पैसे या तो ओरिजिनल अमाउंट या अलॉन्ग विद दी प्रॉफिट्स एक्रूड ऑन, ये उनको वापस किए जाएं। और अल्ताफ वानी साहब, ऐसा मामलात में हमने इसमें भी देखा है मामलात में कि ये पैसा आता रहता है, क्योंकि एक इन्वेस्टर को कहा जाता है कि अगर आप लेवल 2 पे आने हैं आपको, तो आप 10 और लेकर आ जाएं। वो 10 को फिर कहा जाता है कि आप हर आदमी 10-10 और लेकर आए, आपका रिटर्न 12 से 18% हो जाएगा, 18 से 20% हो जाएगा। तो लोग लाते रहते हैं इस तरह से लोगों को। तो अब ये जब तक चलता है सिलसिला, जब तक किसी इदारे की नज़र में नहीं आता
और इदारे की नज़र में यानी SECP की नज़र में आ गया, इन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जी ये फेक है, अपना पैसा डालें। उसके बाद मसला शुरू होता है, ये कोलैप्स करना, फिर सस्टेन नहीं कर पाता ये मॉडल ना, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स आना बंद हो जाते हैं, फिर पीछे वाले पैसा मांगते हैं और फिर ये सारा जो स्पत है ये गड़बड़ हो जाती है। तो ये प्रिवेंशन के लिए पहले क्या होना चाहिए, क्योंकि पहले तो काम चलता रहता है, पैसे भी आ रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लोग डाल रहे हैं घर बेच बेच के। एक वीडियो मैंने देखी, एक आदमी बस में खड़े होकर लोगों को बोल रहा है कि मैंने अपना घर बेचा और मैंने 1.5 करोड़ का घर 1 करोड़ में बेच दिया, और क्योंकि मुझे फौरन पैसे चाहिए थे मैंने जल्दी में बेच दिया और 1 करोड़ रुपए पे मैं 15 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। इस तरह की बातें करके लोगों को इस वक्त जो है अपने तरफ घेरते हैं। वानी साहब देखिए, ये जो है ना, यही मसला है असल में। ये बात कतन दुरुस्त नहीं है कि इदारों की इंटरवेंशन के बाद ये सिस्टम कोलैप्स होते हैं या ये जो चीज़ें करते हैं ये कोलैप्स होती हैं। बेसिकली ये कोलैप्स होते ही हैं। ये जो है ना, इनका काम ही यही है कि अगर ये इदारे अगर इसको नोटिस नहीं लेंगे तो ये खुद जो है वो थोड़े दिनों बाद भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, सीन से आउट हो जाते हैं, क्योंकि इनका काम ही ये टोपी ड्रामा है कि जो है वो एक बंदे से पैसे लेके दूसरे बंदे को ये देते हैं और अल्टीमेटली जो है दे एग्जॉस्ट आउट, और जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो फिर ये जो है गायब हो जाते हैं सीन से और ये सारे पैसे खा जाते हैं। तो बेसिकली आवाम को चूंकि ये नज़र आ रहा होता है कि ये हमें अभी पैसे मिल रहे हैं, पर मंथ इतने पैसे मिल रहे हैं, तो दे फील वेरी हैप्पी कि हमें रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई मिल रहा है, और उसके बाद जो है ये मसले मसाइल जन्म लेते हैं। तो बेसिकली हमारे इदारों को ज़्यादा चौकस होना चाहिए, ख़ास तौर पर जो SECP है। और दूसरी बात देखिए ना, अगर बैंक के अंदर ये पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट्स इन्होंने इतने खोले हैं, तो वेयर इज़ YKC, जो आप अपने बैंक मैनेजर्स जो हैं उनके लिए ये लाजिम है कि वो तमाम बिजनेसेस जो बैंक अकाउंट्स खोलते हैं उनको नो योर कस्टमर वाला जो है KYC का इनका जो सिस्टम है वो ये यहाँ क्यों फेल हुआ है। और ये चीज़ें जो हैं अगर ये इन वक्त पे रोक ली जाएं तो आवाम का बहुत सारा नुकसान जो है वो होने से बच सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, इस आदमी ने इस वक्त भवानी साहब एक काम नहीं किया, इसने एयरलाइन खरीदने का भी ऐलान कर दिया था एक वीडियो में, इसने PSL की 2 फ्रेंचाइजेस खरीदने का ऐलान कर दिया, फिर कहा मैं शुगर मिल बनाऊंगा, सीमेंट फैक्ट्री बनाऊंगा, स्टील मिल बनाऊंगा, फिर इसने मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ फोटो में डालता रहा लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। इमरान खान साहब के साथ फोटो शेयर है फेसबुक प्रोफाइल पे, फिर वो यूसुफ गिलानी साहब के साथ फोटो है, अमीन उल हक साहब के साथ फोटो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, उसके अलावा आफ्ताब जहांगीर PTI के MNA। तो ये काम भी होता है लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हम बड़े, हमारा हल्का अहबाब स्ट्रॉन्ग है, आप फिक्र नहीं करें, हमें कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन बेसिकली तो ये जो जब इस तरह की बात करता है कोई कि मैं एयरलाइन भी लॉन्च कर रहा हूँ, मैं शुगर मिल भी लॉन्च कर रहा हूँ, तो ये इदारों का खास तौर पर SECP जो है उनका फर्ज बनता है कि वो ऐसे लोगों को जो है वो उनको मॉनिटर करें और इन पर नज़र रखें कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया और ये कहाँ क्यों ये बातें कर रहा है, इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। देखिए ना, जो अगर कोई बड़ा ग्रुप जो है वो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात करता है तो बंदे को समझ में आती है कि उसके पास इतनी जो है वो इनकम है या इतनी इनके पास बोरोइंग कैपेसिटी है कि वो कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इस तरह के इंडिविजुअल अगर कोई बात करते हैं तो फिर ये अलर्ट होना चाहिए हुकूमती इदारों को कि इनके पास जो है ये कैपिटल कहाँ से आ रहा है और ये क्या सिस्टम में इन्वॉल्व है। लेकिन हमारा मसला यही है कि हम लोग जो हैं वो इन टाइम पर हमारे इदारे जो अपनी आंखें खुली नहीं रखते और फिर ये इतना ज़्यादा ये स्नोबॉल इफेक्ट आ जाता है कि फिर मसले मसाइल जन्म लेते हैं। सही, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं वानी साहब आपका, और ये भी हमें सोचना चाहिए कि ये जी एक ब्रेक हमें लेनी है। अब इस ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं, हम कुछ और अहम पैगामात भी आपको देने हैं इस कौम के और चैलेंजेस के हवाले से भी आपके सामने कुछ मैसेजेस रखेंगे। इस ब्रेक के सामने हमने तफसीलन एक अहम स्कैम आपके सामने रखा, ये कौमी पैगाम है और करप्शन के हवाले से हम आपके सामने आवाम को रोशनास करते रहते हैं कि किस तरह ऐसी स्कीम से बच के रहें, ऐसे फ्रॉड से बच के रहें। लेकिन एक और अहम तरीन पैगाम है और ये पैगाम इस मुतल्लिक़ है आपके बच्चों के मुस्तकबिल से मुतल्लिक़। ये पैगाम है पोलियो फ्री पाकिस्तान का, पाकिस्तान को पोलियो से फ्री करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल काफ़ी कुछ पिछले 7 महीने में अचीव किया है, अहम माइलस्टोन अचीव किए हैं। और अगर हम एक होकर और अगर हम एक सोच और एक फ़िक्र के साथ बढ़ें इस मर्ज़ को लेकर और अपने जहन से तमाम जो वहम है वो निकाल दें और अपने बच्चों को हर हाल में पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को हम महफूज बना सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम डॉक्टर से बात करेंगे, सोशल एक्टिविस्ट से बात करेंगे। ज़िया खान साहब कोयटा से मेरे साथ मौजूद हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। ज़िया साहब,
आप इस वक्त किस तरह से खुद इस सिलसिले में काम करते हैं, खुद मुतासिर भी हुए? अपने बारे में पहले बताएं थोड़ा नाज़रीन को, ताकि हम आपसे भी सीखें कि किस तरह आप खुद भी इन्फ्लुएंसर हैं इस हवाले से, पोलियो के हवाले से। जी थैंक यू सो मच। मैं 3 साल की उम्र में मुझे पोलियो अटैक हुआ था जब मैं 3 साल का था। अब मेरा ताल्लुक जो है वो मुस्लिम बाग से है, तो वहाँ पे उस टाइम में ये अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी कि पोलियो के कतरे होते हैं या बच्चों को पिलाए जाते हैं। मुस्लिम बाग क्वेटा से भी कोई 75 मील दूर एक तहसील है। तो मेरी तो चलो उसके साथ परवरिश बहुत अच्छी हुई, मतलब मुझे घर से एम्पावर किया गया, लेकिन पोलियो के जो बाकी बच्चे हैं जिनकी मतलब वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके बड़े इश्यूज है, बड़े वो है उनके, तो इस वजह से मैं खुद ये कहता हूँ कि पोलियो ना पिलाना बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बच्चे का कत्ल करना। हम यहाँ क्वेटा पे डिसेबिलिटी राइट्स पे काफ़ी काम कर रहे हैं। डिसेबिलिटी एक्ट भी पास करा है बलूचिस्तान असम्बली से, और चूंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है, बैरियर फ्री सोसाइटी नहीं है, तो पोलियो एक ऐसा मर्ज है जो कि डिसेबिलिटी पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो मैं यार हमेशा ये मैसेज देता हूँ कि खुदारा हमारे मुल्क में जो डिसेबिलिटी है वो पोलियो की वजह से बढ़ रही है, तो पोलियो के कतरे जो है वो लाजमी पिलाएं अपने बच्चों को। सही। और इस हवाले से क्योंकि लोगों के जहनों में मैं आपको बताता हूँ, जो आपके जहनों में सवालात होते हैं, आते हैं, अक्सर होता है कि हम बार बार क्यों पिलाएं, इसका कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, ना पिलाएं तो नुकसान क्या होगा। अभी ज़िया आपके सामने, ज़िया जैसे लोग तो हैं जो करेजली उठे, आगे उन्होंने सीखा, कॉन्फिडेंस गेन किया। मैं सुन रहा था ज़िया आप एक जगह कह रहे थे 27 बार आप गिरे फिर आप खड़े हुए, तो मतलब ये तो था आपके अंदर एक इंडिविजुअली आप एक सेल्फ मोटिवेशन, लेकिन आप अपने बच्चों के लिहाज से भी नाज़रीन देखें कि आपको पोलियो कतरे लाजिम पिलाने। आप ये बात सही है ना ज़िया जो मैं कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। मैं चूंकि जब पोलियो हुआ तो मेरी लाइफ जो है वो दोबारा एक बच्चे की तरह शुरू हुई, यानी फिर क्रॉलिंग और फिर एक वॉकर के साथ चलता था। तो उस वॉकर से मैं काफ़ी डिस्टर्ब था, तो एक दिन मैंने घर के कमरे का दरवाज़ा बंद किया। ये मैं हमेशा अपनी मोटिवेशनल स्पीच में इसलिए कहता हूँ कि मुझे यहीं से वो क्लिक मिला कि बार बार कोशिश करने से इंसान कामयाब होते। तो फिर मैंने बगैर वॉकर के जो चलने की कोशिश की, तो उस एक कदम उठाने के लिए मैं 27 टाइम्स गिरा था, और उसके बाद जो है मुझे ये यकीन हो गया कि अगर इंसान कोशिश करे तो वो अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं। उसके बाद तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी गाड़ी ड्राइव करता हूँ, क्रिकेट खेलता था बिल्कुल नॉन डिसेबल बच्चों के साथ, और कैप्टन था, और आजकल जो बलूचिस्तान में सबसे बड़ा वॉलंटियर नेटवर्क है क्वेटा ऑनलाइन, उसका फाउंडर हूँ। हम सिर्फ डिसेबिलिटी पे नहीं, हम लोगों के लिए ब्लड डोनेशन में हेल्प करते हैं, ट्री प्लांटेशन, क्लीन क्वेटा, हमारा कैंसर हॉस्पिटल एक मुहिम था, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान वो बना रही है, और मरीजों के साथ हेल्प करना और लीडर्स बनाना। और सबसे ख़ास बात, मोर देन 50% विद डिसेबिलिटी इस टाइम मेरी टीम एज ए लीडर काम कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ लीड करते हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, मुख्तलिफ तहसील से। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी तो कभी कभी मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोग आप भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी कोशिश है कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और लोगों को अवेयर करे कि भाई ये जो लोग कहते हैं ना कि इसमें कोई ख़तरनाक चीज़ मिला हुआ है, तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर ख़तरनाक चीज़ दुश्मन ने हमें पिलानी हो तो वो तो हमें किसी भी चीज़ में, ये जो 200 किस्म के हम चिप्स पापड़ चीज़ें जूसेस लेते हैं उसमें भी पिला सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स, मौलवीज, हर बंदे ने इस पे बयान दिए हैं। तो मैं तो कहता हूँ काइंडली इन हीरोज़ को अप्रिशिएट करें जो आपके घर आके आपको पोलियो कतरे पिला रहे हैं। ये वॉलंटियर्स ही है, इसकी इतनी बड़ी सैलरीज नहीं होती है। ये पहाड़ों पे, बर्फ में, गर्मी में, रेगिस्तान में, ऊंटों पे, पता नहीं किस किस चीज़ पे ये लोग जाते हैं। ये पोलियो ये एक कौमी कॉज है, और बदकिस्मती से मेरे ख्याल से 2 मुल्क रह गए जिसमें पोलियो अब भी एग्जिस्ट करता है, एक उसमें पाकिस्तान है। एग्जैक्टली। और हमें इसको ख़त्म करना है, एज अ चैलेंज ख़त्म करना है। सर आप कह रहे हैं 27 बार गिरे फिर खड़े हुए, तो इसी सबक सीखना है और इसी से मोटिवेशन भी हमें मिलती है। लेकिन जिस तरह ज़िया हैं, इस तरह नाज़रीन और भी बहुत से लोग हैं जो बच्चे मुतासर हुए इस वजह से कि उनके वालिदैन या वो पोलियो के कतरे मुयस्सर नहीं थे, वो नहीं पी सके। लेकिन अब अगर पोलियो की टीम आपके घर आती है तो आपको लाजमी ये 2 कतरे इस वक्त पिलाने हैं। मेरे साथ अनवारुल्लाह काकानी साहब भी मौजूद हैं, आप मजहबी स्कॉलर हैं। अनवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं? जी अनवार साहब आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है?
नहीं जी, अनवार साहब से हमारा इस वक्त, अच्छा ज़िया ये बताइए कि इस वक्त अब जो लोगों के जहनों मिसकंसेप्शंस हैं, क्योंकि आप खुद भी आप कह रहे हैं वॉलंटियर करते हैं, अभी भी हैं, आपको लगता है मिसकंसेप्शंस या काफ़ी हद तक बलूचिस्तान में क्या सूरत है इस हवाले से? मेरे ख्याल से अभी इतने ज़्यादा बैरियर्स नहीं है जो एक दौर में थे, आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले, और इवन पिछले साल थोड़े से वो आए थे, अटैक भी हुए इन पे, पोलियो वर्कर्स पे, तो वो रेजिस्टेंस कुछ एरियाज में अभी भी मौजूद है। हमारी कोशिश रहती है, हम जो पोलियो इफेक्टेड लोग हैं वो पोलियो टीम के साथ कनेक्टेड है, उनको जब ज़रूरत होती है तो हम उस कैंपेन में साथ भी जाते हैं, उन फैमिलीज़ को खुद बताते हैं कि भाई ये पोलियो है, ये वायरस है जो आपकी पूरी बॉडी को जो है वो बस वो फिर डिसेबिलिटी इसीलिए बोलते हैं कि वो फिर उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, यानी मोहताजी की ज़िंदगी में आ जाता है। और फिर यहाँ पे तो मोहताजी की ज़िंदगी वैसी आम बंदे के लिए गुर्बत इतनी ज़्यादा है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। फिर एक डिसेबिलिटी के साथ बंदा, उसका केयर करना, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करना, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा।